भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम के मंदिर, देश का काम और जनता के कल्याण का हवाला देकर 2024 के चुनाव में सभी 80 सीटों पर विजय दिलाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर राम मंदिर के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाया और कहा कि कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक त्याग दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों के भत्ते में 500 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में अब इमामों को 3000 रुपए और मुअज्जिनों को 1500 रुपए महीने का भत्ता मिलेगा। ममता बनर्जी ने राज्य में 700 और मदरसों को मान्यता देने की घोषणा भी की है। ममता बनर्जी ने राज्य में एनआरसी नहीं लागू होने देने का प्रण भी दोहराया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ से राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सरकार ने अदालत में बताया है कि 350 करोड़ रुपए के संदिग्ध घोटाले की जांच जारी है। आज ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की बनाई कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर छापे भी मारे हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले आरोपी का नाम आकाश सैनी बताया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि हमलावर यादव समुदाय का है और बीजेपी का कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के निर्देश पर ओबीसी जाति के बड़े नेताओं का अपमान किया जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी 119 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर कामारेड्डी और गजवेल सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केटीआर सिरसिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने 2 सीट पर लड़ने की घोषणा करके हार को स्वीकार कर लिया है। फिल्म अभिनेता और गदर 2 के कलाकार सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस वापस ले लिया गया है। मुंबई में सनी विला नाम के करीब 600 वर्ग मीटर के बंगले की नीलामी का नोटिस निकालने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि ऋण धारक ने 56 करोड़ रुपए की बकाया राशि भुगतान का वादा किया है। इससे पहले बैंक ने 25 सितंबर को उत्तरी मुंबई के गांधी ग्राम रोड पर बने सनी विला की नीलामी की घोषणा की थी। दिल्ली में नाबालिग बच्ची का लगातार यौन शोषण करने वाले दिल्ली सरकार के महिला विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12वीं कक्षा की छात्रा 2020 में अपने पिता की मौत के बाद आरोपी के घर ही रहती थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने कई बार उसका यौन शोषण किया और पत्नी के साथ मिलकर गर्भपात भी कराया। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंडिंग करने वाला है। इसरो के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि लैंडिंग से 2 घंटे पहले हालात देखकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। किसी विपरीत परिस्थिति में 27 अगस्त को लैंडिंग पर भी विचार किया जा सकता है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान हो गया। रोहित शर्मा की कप्तानी और हार्दिक पांड्या की उप कप्तानी में केएल राहुल, श्रेयस और बुमराह की टीम में वापसी हुई है, जबकि तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में 84 साल बाद हिलेरी तूफान की तबाही का खतरा बरकरार है। गवर्नर ने कैलिफोर्निया में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तूफान के कारण इस इलाके में 15 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हो चुकी है। भूकंप और बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी और कीचड़ भर गया है। आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है कि चंद्रमा पर लैंड करने की जो रेस भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 के बीच चल रही थी, उस रेस से अब रशिया बाहर हो गया है। लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया है, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे भारत की छवि अंतरिक्ष की दुनिया में अब चांद की तरह चमकेगी। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह को आप काफी करीब से देख पाएंगे। ये तस्वीरें
चंद्रयान 3 के जिस कैमरे से खींची गई हैं, उस कैमरे को लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कहते हैं। और यह वही कैमरा है जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग साइट का चयन करने में मदद करेगा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। यानी ये चंद्रयान 3 का एक तरीके से नेविगेशन करेगा। और उसी कैमरे से चंद्रमा की ये ताजा तस्वीरें आई हैं जो आप देख सकते हैं। इसरो का कहना है कि 23 अगस्त को जब चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा, तब सूर्य की इन्हीं किरणों के साथ चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा और यह लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी। इसलिए आप अभी से तारीख नोट कर लीजिए, 23 अगस्त शाम को 6:04 और आप इसका सीधा प्रसारण आज तक पर देख पाएंगे। और इसरो ने कहा है कि वो इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण करेगा, जो उस दिन 37 मिनट पहले शाम को 5:37 पर शुरू हो जाएगा। तो ये इतिहास बनते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसरो एक लाइव टेलीकास्ट उसका करने वाला है और ये आप आज तक पर भी देख पाएंगे। वर्ष 1969 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मानव मिशन लॉन्च किया था, जिसे अपोलो 11 मिशन कहते हैं। उस समय इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले इतिहास में दुनिया के पहले इंसान बने थे। और तब इस मिशन को दुनिया भर में टीवी पर 65 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सोचिए, 65 करोड़ लोग टीवी पर इसे लाइव देख रहे थे उस समय। और उस समय हुए इस लाइव प्रसारण की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। हमारे तो शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए आज आपको इतिहास के ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर चलते हैं। और आप देखिए, यह है वर्ष 1969 जब अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड किया था। और उस समय यह नासा का कंट्रोल रूम आपको दिखाई दे रहा है और 65 करोड़ लोगों ने तब टेलीविजन पर इस घटना को लाइव देखा था। इसका लाइव प्रसारण लोगों ने देखा था और ये उसी जमाने की 1969 की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। हम चाहते हैं कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण हो रहा होगा, तो इस दौरान भारत के तमाम लोग यानी आप सब लोग भी टीवी पर, आज तक चैनल पर इस प्रसारण को लाइव जरूर देखें। और आप चाहें तो आप भी एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उस दिन आप ये लाइव टेलीकास्ट आज तक पर देख सकते हैं, या जो भी आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है आप वहां देख सकते हैं। और अगर देश के हर नागरिक ने यह लाइव प्रसारण देखा तो यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, तब चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी अब लगभग 100 किलोमीटर बची है। सोचिए, इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और जब यह दूरी घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल ये चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है, जहां चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। तो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी वही है और उसने ही, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और उसे कहा है वेलकम बडी। इसका मतलब होता है स्वागत है मेरे साथी। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा की कक्षा में ही चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की यह मुलाकात हुई है। इसरो का कहना है कि अगर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के सारे सेंसर्स फेल भी हो जाते हैं और इसके लैंडर के भी दोनों इंजन्स अगर बंद भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा। और इसरो के वैज्ञानिक ये बात इसलिए इतने विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेकर डिजाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खराबी का पता चला था, जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है। लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले लैंडर की गति बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो गया था। यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था।
लेकिन इस बार इसी घटना से सीख लेते हुए कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उन पैरों को इस बार कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लिए इसरो की टीम ने मौजूदा लैंडर को हेलीकॉप्टर और क्रेन से ऊपर से नीचे गिराकर भी इसको टेस्ट किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर लैंडिंग के दौरान ज्यादा गति से यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर अगर उतरता भी है, लैंड भी करता है और हार्ड लैंडिंग भी होती है, तो भी वो इस दबाव को और इस शॉक को आसानी से सह पाए। इसी तरह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब यह 3 मीटर पर सेकंड कर दी गई है। लैंडिंग वेलोसिटी स्पीड का मतलब यह होता है कि किस गति से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है। प्राइमरी लैंडिंग में परेशानी आने पर चंद्रयान 3 को दूसरी साइट पर लैंड कराया जा सके, इसके लिए भी इस अंतरिक्ष यान की ईंधन क्षमता को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर एक जगह लैंड नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे साइट को खोजकर वहां लैंड करेगा। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर इंजन थे, जिनकी वजह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में कुछ गड़बड़ी आई थी। इसलिए चंद्रयान 3 में थ्रस्टर इंजन की संख्या अब घटाकर 5 से 4 कर दी गई है और जो सेंट्रल थ्रस्टर इंजन था उसे अब हटा दिया गया है। और यही वजह है कि इसरो इस बार पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि भारत का विक्रम लैंडर इस बार चंद्रमा पर सुरक्षित अपने कदम रखने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि इस लैंडिंग से पहले के 15 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इन 15 मिनटों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि यह वो समय होता है जब किसी अंतरिक्ष यान की चंद्रमा से दूरी सबसे कम होती है और इसी दौरान यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा से उसकी सतह पर लैंडिंग की कोशिश करता है। पिछली बार इसी प्रक्रिया में इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था और 20 अगस्त को रशिया का जो लूना 25 क्रैश हुआ है, उसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी भी लूना 25 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारना चाहती थी और उसने लूना 25 को सिर्फ 10 दिन पहले ही इसी महीने 11 अगस्त को लॉन्च किया था और 21 अगस्त को यानी आज के दिन यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। इसकी लैंडिंग आज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह क्रैश हो गया। रशिया के लिए यह एक बड़ा झटका है। रशिया का कहना है कि लूना 25 को चंद्रमा की जिस प्री लैंडिंग ऑर्बिट में होना चाहिए था, वो उस ऑर्बिट से भटक गया। आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि ये जो सैटेलाइट था, ये अपना रास्ता भटक गया, ये बीच में से खो गया और जो रास्ता इसके लिए बनाया गया था, जो ऑर्बिट बनाया गया था, उससे ये अलग हो गया और इसके बाद वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसका मतलब यह है कि लूना 25 चंद्रयान 2 की ही तरह अपने आखिरी चरण में भी नहीं पहुंच पाया और लैंडिंग से एक दिन पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी जिस स्टेज में चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, ये उस स्टेज में भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही क्रैश हो गया। पिछले 4 वर्षों में रशिया दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो अपने मून मिशन में असफल रहा है। रशिया से पहले इजराइल, जापान और भारत के मून मिशंस भी नाकाम हो चुके हैं और ये सारे मिशंस लैंडिंग से पहले या लैंडिंग के दौरान फेल हुए हैं। इसलिए ये जो समय है लैंडिंग से ठीक पहले का 15 मिनट का और लैंडिंग का जो समय होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और ज्यादातर जो इस समय जो मून मिशंस हैं वो इसी समय नाकामयाब हुए हैं। हालांकि इन देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपना नया चंद्रयान भी चंद्रमा पर भेज दिया है और ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा और इसी के 3 दिन बाद 26 अगस्त को जापान भी अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है और यह बात अब रशिया को काफी परेशान कर रही है, क्योंकि रशिया इस रेस में पीछे छूट गया है। जानना चाहते हैं कि एक जमाने में रशिया अंतरिक्ष की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, अंतरिक्ष की दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था रशिया। वर्ष 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद लूना 25 रशिया का पहला मून मिशन है, जिसके लिए उसने 47 वर्षों का इंतजार किया था और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मिशन से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि यह मिशन उन्हें रशिया के इतिहास में जोसेफ स्टालिन से भी महान बना सकता था। वो कैसे, अब आप देखिए। जोसेफ स्टालिन
वर्ष 1924 से 1953 तक यानी आजीवन अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हुआ तो यह शीत युद्ध अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जोसेफ स्टालिन को ऐसा लगता था कि अगर इस कोल्ड वॉर में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को हरा दिया तो यह उपलब्धि सोवियत संघ के प्रति दुनिया का नजरिया बदल देगी और दुनिया यह मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि सोवियत संघ के कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं। सोवियत संघ स्पेस में एक बड़ी ताकत बन सकता है। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी सोवियत संघ के वैज्ञानिक स्टालिन का यह सपना उनके जिंदा रहते हुए पूरा नहीं कर पाए और इस तरह स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की लड़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया, जिसका फायदा बाद में अमेरिका ने उठा लिया। वर्ष 1958 में अमेरिका ने दुनिया का पहला मून मिशन लॉन्च किया था। तिथि याद रखिए 1958, और इसे तब पायनियर 0 का नाम दिया गया था। यह मिशन फेल हो गया था, लेकिन इस मिशन ने सोवियत संघ को इतना चिंतित कर दिया था कि उसके सारे वैज्ञानिक अपने पहले मून मिशन को जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए थे। और एक साल बाद ही वर्ष 1959 में लूना 1 को सोवियत संघ ने चंद्रमा पर भेज दिया था। तो ये जो लूना सीरीज है, ये देखिए लूना 1 तब लॉन्च हुआ था और अब लूना 25 लॉन्च हुआ है और यह मिशन तब सफल हुआ था और लूना 1 ने चंद्रमा का डेटा पहली बार पृथ्वी पर भेजा था वैज्ञानिकों के लिए। इस मिशन ने सोवियत संघ को चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना दिया। लेकिन इस मिशन के बाद शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो स्पेस वॉर शुरू हुआ, या समझ लीजिए स्पेस की रेस शुरू हुई, उसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। 1957 से 1960 के बीच 14, 1961 से 1970 के बीच 55 और 71 से 1980 के बीच 21 मून मिशंस लॉन्च हुए और स्थिति यह हो गई कि हर 6 महीने में अमेरिका या सोवियत संघ की तरफ से एक मून मिशन लॉन्च हो जाता था। दोनों के बीच में एक भयंकर प्रतियोगिता चल रही थी, एक रेस चल रही थी कि अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचता है। सोवियत संघ ने अपने समय में दुनिया के सबसे ज्यादा 50 मून मिशंस लॉन्च किए और अमेरिका इस सूची में 49 मून मिशंस के साथ दूसरे स्थान पर है। देखिए दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, एक के पास 51, दूसरा 49। और सोवियत संघ के बाद रशिया ने पहली बार लूना 25 को चंद्रमा की सतह पर भेजा था अभी, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस रेस को जीतकर वही उपलब्धि हासिल करना चाहते थे जो जोसेफ स्टालिन अपने जमाने में नहीं कर पाए थे। लेकिन लूना 25 के फेल होने से पूरी कहानी ही बदल गई और अब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से चंद कदम ही दूर है। In case of that landing to be happen in a slightly higher velocity, land legs are strengthened, and also that is wherever possible that is a redundancies incorporated in the sensor side, so that even if some system fail, that there is alternative route it will take, so that the landing will happen without any. चंद्रमा से सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। ये लैंड करने के लिए पहला देश होगा। और जब चंद्रयान 1 का जब ध्यान में आ गया चंद्रयान 1 से कि चंद्र पे पानी है, तो इसलिए पानी की खोज के लिए हमने नक्की किया था कि ये उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में वहां जाके उतरेगा। तो अब पूरे देश को इंतजार है 23 अगस्त का शाम 6:04 का, और हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपनी डायरी में या अपने कैलेंडर में ये तिथि नोट कर लीजिए 23 अगस्त और शाम 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं इस लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट। हमारी शुभकामनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को, हमारी शुभकामनाएं भारत के तमाम लोगों को, क्योंकि अगर ये इतिहास भारत रच देता है तो ये हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उस दिन पूरा भारत इस लाइव टेलीकास्ट को देखता है तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और आप चाहें तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
घर में बैठे हुए या कहीं भी बाहर जहां भी आप हैं, अपने फोन पर भी आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। लेकिन हाल ही में समोसे और पकौड़ों के इस देश में एक नया मेहमान आया है। उसका नाम है मोमोज। पहले लोग समोसे खाते थे, पकौड़े खाते थे, बाकी चीजें खाते थे, लेकिन अब मोमोज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। और आज मैं मोमोज अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, इन्हीं मोमोज की बात हो रही है। ये जो आपके आसपास, चाहे आप कहीं भी रहते होंगे, आपके आसपास भी मोमोज की जो दुकान है कहीं ना कहीं खुल चुकी होगी। आपके आसपास भी जो रेस्टोरेंट है वहां पर मोमोज मिल रहा होगा और आपने भी ये मोमोज कभी ना कभी या तो खाए होंगे। आपने नहीं खाए होंगे तो कम से कम आपके घर में जो परिवार में युवा हैं वो जरूर इन मोमोज के शौकीन होंगे। तो वैसे तो ये मोमोज बाहर बाजार में मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में और दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन आज ये पहली बार इन मोमोज को आप एक न्यूज स्टूडियो में देख रहे हैं, क्योंकि आज की जो खबर है, हमारी अगला ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, वो इन्हीं के बारे में है। अभी तो मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है इन मोमोज को, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद मेरा दिल इन्हें खाने का नहीं करेगा और यही हाल आपका भी होने वाला है। ये वो मोमोज हैं जो हमारे देश के कोने कोने में लोग आजकल बड़े शौक से खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमोज जितने टेस्टी हैं उतने ही अनहेल्दी भी हैं। एक नई रिसर्च में पता चला है कि लगातार मोमोज खाने से आपको कैंसर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आपको डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आज मोमोज के शौकीन लोगों को और खास तौर पर युवाओं को हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और इसके बाद इन मोमोज को कभी ना खाने की कसम आपको खानी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको रख देता हूं और मुझे तो नहीं लगता कि मैं इन्हें खाऊंगा और आप भी आज चाहें तो ये प्रण ले सकते हैं। हमारा जो आज का विश्लेषण है ये अलग अलग स्टडीज, रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित है जो पिछले 1 वर्ष के दौरान हुई हैं और इनमें भी अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मोमोज मैदे से बनते हैं, जो मोमोज मैदे से बने होते हैं, उन्हें लगातार खाने से ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मैदे को रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं क्योंकि यह गेहूं का ही एक उत्पाद है, लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इससे प्रोटीन और फाइबर की सारी मात्रा निकाल ली जाती है और इस तरह से मैदे की जो प्रकृति है वो एसिडिक हो जाती है। और जब आप मोमोज ज्यादा मात्रा में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो इससे यही मैदा आपके शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोखने लगता है और मैदे वाले मोमोज आपको बीमार बनाने लगते हैं। दूसरी बात, मोमोज बनाते समय ऐसे कई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो शरीर के लिए जहर का काम करते हैं। इनमें जो केमिकल कंपाउंड सबसे खतरनाक माना जाता है उसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। यह केमिकल कंपाउंड मोमोज को जल्दी पकाने और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर में इसकी ज्यादा मात्रा होने से आपका वजन बढ़ता है और यह दिल से जुड़ी, हृदय से जुड़ी बीमारियों की भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि सभी मोमोज में इसका इस्तेमाल होता है, इस पर अभी तक कोई डेटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दुकानदार इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टेस्ट और बेहतर कर सकें, इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें और इसे जल्दी पका सकें। इसके अलावा बहुत सारे मोमोज में क्लोरीन गैस और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो ब्लड शुगर का कारण बन सकते हैं। रांची के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक बाजार में मिलने वाले जो मोमोज हल्के पीले रंग के नहीं होते, उन मोमोज में इन केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आपको पहचान करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरी बात, वेजिटेरियन मोमोज में जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे मामलों में उन सब्जियों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और कई बार इसमें सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल होता है। अगर आप बाजार में किसी दुकान पर ऐसे मोमोज खा रहे हैं जो 3 दिन पुराने हैं,
तो इसका मतलब यह है कि आप 2-3 दिन पुरानी सब्जियां भी खा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन मोमोज खाते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर नॉन वेज मोमोज बनाने के लिए मरे हुए जानवरों के मीट का इस्तेमाल होता है और उसमें ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और लंबे समय तक लगातार ऐसे मोमोज खाने से आपके शरीर में आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। चौथी बात यह कि मोमोज की चटनी को गहरा लाल रंग देने के लिए कई बार उसमें ऐसे केमिकल्स और फूड कलर्स मिलाए जाते हैं जो हाइपरटेंशन और आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा मोमोज के साथ जो आपको चटनी मिलती है वो अक्सर गहरे लाल रंग की होती है। वो बड़ी आकर्षक लगती है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगी और आप उसका इस्तेमाल करते हैं मोमोज खाने के लिए, लेकिन ये चटनी भी असल में आपको बीमार कर सकती है। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि भारत के ज्यादातर शहरों में जो मोमोज बेचे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो कपड़ों की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं और इन फैक्ट्रियों से बनकर रेहड़ी और पटरी पर लगने वाली दुकानों पर पहुंचते हैं और इन दुकानों पर सैकड़ों लोग फिर इन मोमोज को खाने के लिए आते हैं। यानी मोमोज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ये मोमोज उन फैक्ट्रियों में बनते हैं और उन फैक्ट्रियों में बनने के बाद फिर इन्हें दूसरी दुकानों पर ले जाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ मोमोज की खपत होती है और हर साल यह आंकड़ा लगभग 800 करोड़ का है। सोचिए, प्रतिदिन 2.5 करोड़ मोमोज हमारे देश में खाए जाते हैं और हर साल 800 करोड़ मोमोज हमारे देश के लोग खा जाते हैं। सोचिए, एक साल में भारत के लोग 800 करोड़ मोमोज खा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पूरा बाजार असंगठित है, जहां मोमोज की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता और अब बहुत सारे लोग भी मोमोज की लत का शिकार हो चुके हैं। ये अगर आप लंबे समय तक खाएंगे तो इसकी लत भी लग जाती है। भारत के लोग हर साल 22,000 करोड़ रुपए के मोमोज खा जाते हैं और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में हर परिवार कम से कम एक महीने में मोमोज की 10 प्लेट यानी 100 मोमोज खा जाता है एक परिवार, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। उत्तर भारत में इस समय जो 5 टॉप स्ट्रीट फूड्स हैं उनमें सबसे ऊपर समोसा और कचौड़ी है, दूसरे नंबर पर गोलगप्पे हैं, तीसरे नंबर पर मोमोज हैं, चौथे नंबर पर छोले भटूरे और 5वें नंबर पर चाइनीज फूड आइटम्स आते हैं। तो ये टॉप 5 स्ट्रीट फूड्स आपके लिए हैं। एक सर्वे में यह पता चला कि भारत के लोग घर के बाहर सबसे ज्यादा फूड आइटम्स फुटपाथों पर लगने वाली दुकानों और रेहड़ियों पर खाते हैं और इस दौरान वो कभी ये नहीं पूछते कि उन्हें जो खाने की चीज दी जा रही है उसमें किस तेल का इस्तेमाल है, कैसे मसालों का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जियों का क्या इस्तेमाल हो रहा है और इनकी गुणवत्ता क्या है, आप कभी नहीं पूछते। आप जब किसी ठेले पर समोसा खाते हैं तो आपका सवाल यही होता है कि समोसा गर्म है या नहीं, भैया गर्मा गर्म समोसा निकालो। लेकिन आप कभी यह नहीं पूछते कि वो समोसा जिस तेल में पकाया गया है वो तेल किस क्वालिटी का है, क्या मिलावटी तेल है, क्या सस्ता तेल है, क्या एक ही तेल में बार बार दिन भर उस समोसे को तलकर आपको गर्मा गर्म समोसे के नाम पर दिया जा रहा है, क्या समोसे बनाते समय मुनाफे के लिए दूसरी मिलावटी चीजों का भी इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्या उसमें सड़े हुए आलू हैं, सड़ी हुई सब्जियां हैं, खराब तेल है। आपने सुना होगा कई बार ऐसे लोगों को अचानक कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया, सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, और ऐसे लोग कभी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी हुई कैसे। आपने भी अपने आसपास बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि अचानक से लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और आप कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अनुशासन के साथ रहता था, फिर कैंसर कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे यही सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप कभी सोचते तक नहीं। शहरों में रहने वाले हर 5 में से 3 लोग 15 दिन में कम से कम 2 बार स्ट्रीट फूड जरूर खाते हैं और भारत के शहरों में प्रत्येक परिवार हर महीने 2,500 रुपए घर के बाहर खाना खाने पर खर्च करता है। यानी इस हिसाब से देखें तो दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले 1 करोड़ 63 लाख लोगों में से 70 लाख लोग हर महीने स्ट्रीट फूड खाते हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें से सड़क पर आप जो गोलगप्पे खाते हैं, भेलपूरी खाते हैं, मोमोज खाते हैं, छोले भटूरे, समोसा, कचौड़ी खाते हैं, उनमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट होती है, क्योंकि अगर वो बेचने वाला मिलावट ना करे तो फिर उसका मुनाफा कम हो जाता है।
और इस दौरान आपने यह भी देखा होगा कि साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। स्ट्रीट फूड को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ ने एक स्टडी की थी, जिसमें यह पता चला कि 90% मामलों में स्ट्रीट फूड बिना साबुन से हाथ धोए तैयार किए जाते हैं। यानी जो बनाने वाला व्यक्ति है वो कभी हाथ तक नहीं धोता जब वो स्ट्रीट फूड बना रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अक्सर बीमार होते हैं और कई तरह की गंभीर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। हम आज आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए या वो सही नहीं है, या जो सड़कों पर रेहड़ी पटरी लगाकर खाने पीने का सामान बेचते हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। आखिर उनकी भी रोजी रोटी है और उन्हें अपना रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, हम इन तमाम लोगों के साथ हैं। लेकिन आज हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, इन पर नियम कानून लागू करने की जरूरत है, और मोमोज और दूसरे स्ट्रीट फूड्स को जो आप खाते हैं उनमें क्या मिलाया जा रहा है, कौन सा सामान इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता पर सरकार को पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। मोमोज की दीवानगी आज देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी दीवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के हर गली मोहल्ले चौराहे पर आपको मोमोज के इस तरीके के स्टॉल्स जो हैं वो नजर आएंगे, जहां पर मोमोज की बिक्री होते हुए आपको नजर आएगी। तो मोमोज इन दिनों युवाओं की जान बना हुआ है, और इसका अगर वानगी देखनी है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 5 से 6 कदम की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मिंटो रोड के पास सब्जी मंडी का इलाका है, जहां पर आपको हर कदम पर 5 कदम पर इस तरीके से मोमोज के स्टॉल जो है वो नजर आएंगे, जहां पर स्टीमर में मोमोज को जो है वो पकाया जाता है। इस तरीके की चटनियों के जरिए उनको सर्व किया जाता है। नॉर्मली होता है, अपन तो बस टेस्ट के तौर पे खाते हैं, अच्छे लगते हैं सर, इस वजह से बस। बाकी अनहेल्दी होता है तो हमें पता ही है इस चीज के बारे में। ये स्वाद के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा पेट भी भरता है सर। मतलब अनहेल्दी क्या सर, अगर टेस्ट में बढ़िया लग रहा है तो 1 महीने में तो चल जाता है सर। अनहेल्दी क्या ही सर, अनहेल्दी तो बहुत कुछ चीजें सर। कभी कभी जैसे इंटरेस्टिंगली कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार खा लिया, रोज तो वैसे खाने लायक तो है नहीं चीज ये। एक्चुअली कभी कभी टेस्ट के लिए चाहिए होता है कि नया कुछ ट्राई करना है, डेट्स वाई हम खाते हैं। वैसे हमें पता है कि बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी पे, डाइजेशन इशू खराब हो जाते हैं, डाइजेशन इशूज आते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। जंक फूड है, ऑब्वियसली नुकसान तो है ही, लेकिन कभी कभी खाने में क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी तो खाया जा सकता है। कभी कभी आप हेल्प नहीं कर सकते उस चीज को, आप यू जस्ट गो फॉर द टेस्ट ऑफ इट, और आपको इतना कोई चीज टेस्ट उसकी पसंद है कि आप बस खाना चाहते हो उस चीज को। बहुत सारे मोमोज बनाने वाले अपने मोमोज को स्वादिष्ट बनाने और सुगंधित बनाने के लिए MSG नाम के केमिकल का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये केमिकल है जो कि कम मात्रा में बहुत सारी चाइनीज प्रिपरेशन में यूज होता है, और अगर इसे अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये हमारी बॉडी पे डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि कई लोगों को ये सर दर्द, फिर छाती में दर्द, हाथ पैरों में झंझनाहट, उल्टी आना, और कभी कभी हमारे परमानेंटली हमारे नर्वस सिस्टम में भी अगर लॉन्ग टर्म तक इसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाए तो इम्पैक्ट कर सकता है। अब आप देखिए, का देश माना जाता है या अन्य व्यंजनों का देश माना जाता है, तो मोमोज को दुनिया में 700 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि पहली बार मोमोज 14वीं शताब्दी में तिब्बत में बनाए गए थे। हालांकि नेपाल भी यह दावा करता है कि तिब्बत से पहले ये मोमोज नेपाल में आए थे, और फिर इसके बाद मोमोज बनाने की विधि नेपाल से तिब्बत पहुंची। लेकिन मोमोज को लेकर चीन भी अपना दावा करता रहा है। चीन का यह कहना है कि मोमोज शब्द उसकी मूल भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टीम्ड बन। ऐसा माना जाता है कि भारत में मोमोज की एंट्री 1960 के दशक में हुई थी, जब बड़ी संख्या में तिब्बत के लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे, यहां पर शरणार्थी बने थे, और ये लोग बाद में भारत के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। शुरुआत में जो मोमोज की दुकानें थी, ये जो उपलब्धता थी, वो ऐसे इलाकों में ही थी जहां ये लोग रहा करते थे। एक मान्यता यह भी है कि भारत के लोगों को मोमोज खाना नेपाल से आए व्यापारियों ने सिखाया है।
ये लोग तिब्बत से मोमोज बनाने की विधि सीख कर आए और इसे भारत के लोगों को भी सिखा दिया और आज मोमोज समोसे और कचौड़ी को भी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन हम आपको इससे सावधान करना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि सारे मोमोज खराब नहीं होते। आप में से बहुत सारे लोग तो अब तक ये सोच चुके होंगे कि अब हम कभी मोमोज नहीं खाएंगे, लेकिन सारे मोमोज खराब नहीं होते। इसमें सबसे जरूरी है क्वालिटी कंट्रोल। यानी अगर आप ये देखें, पहले तो ये देखें कि मोमोज आप किस तरह की दुकान पर खा रहे हैं, किस जगह पर खा रहे हैं। मोमोज से जो सबसे बड़ा खतरा आपको है वो है इससे बढ़ने वाला आपका वजन और आपके हृदय की गति, जिससे आपको हार्ट अटैक की का खतरा हो सकता है। और हमारे देश में अचानक आने वाले हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले आपने देखा होगा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए लाइफस्टाइल के साथ कोविड और कोविड की वैक्सीन को भी एक बड़ी वजह माना जाता है। आपने देखा होगा हाल ही में अक्सर इस तरह के वीडियोस आपके पास भी आते होंगे, आपके व्हाट्सएप पर या आपके फेसबुक पर या टीवी पर भी, कि लोग बैठे बैठे अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एक पायलट को हार्ट अटैक आया कुछ मिनट पहले, जबकि वो अपना विमान उड़ाने वाला था। लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, साइकिल चलाते हुए, ऐसे देखिए हार्ट अटैक आता है और अचानक से प्राण निकल जाते हैं। देखिए ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे डॉक्टर्स कहते हैं एक तो लाइफस्टाइल, लेकिन बहुत सारे लोग इसके पीछे कोविड को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं, कोविड की वैक्सीन को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं कि कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि कोविड की वैक्सीन आजकल ज्यादातर लोगों को लगी है और उसका कोई साइड इफेक्ट हो। लेकिन अब इस पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड की वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई रिश्ता नहीं है। फिर से सुन लीजिए, कोविड की जो वैक्सीन है, जो शायद आपने भी लगाई होगी, उसका इन हार्ट अटैक से कोई रिश्ता नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन नहीं है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन की एक डोज भी ली थी, उनमें वैक्सीन न लेने वालों की तुलना में मृत्यु दर में 60% की कमी देखी गई। यानी देश में कोविड की लहर के दौरान इस वैक्सीन ने बहुत सारे लोगों की, बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि इसी वैक्सीन का एक जो साइड इफेक्ट है वो ये हो सकता है कि इसी से शायद ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो डॉक्टरों का कहना है, और जो नई स्टडी आई है वो ये कहती है कि कोविड की जो वैक्सीन है उसका इन हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ज्यादातर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब हमारे देश में कोविड आया, इस वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची। लेकिन हुआ ये कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारे देश के लोगों के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। कोविड के बाद पहले तो लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में रहे, उन्होंने व्यायाम करना छोड़ दिया। उसके बाद बहुत लंबे समय तक लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो लोगों का जो पूरा लाइफस्टाइल है वो बदल गया और लोगों के जीवन से जो व्यायाम है, भाग दौड़ है, ये सब बहुत या तो कम हो गया या समाप्त हो गया, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक्स अब आ रहे हैं। अब हम आपको मशहूर एक्टर सनी देओल का एक विस्फोटक बयान सुनवाएंगे, और यह ऐसा बयान है जो राजनीति की दुनिया में गदर मचा देगा। उनकी गदर 2 फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर तो गदर मचा रही है, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचा देगा। सनी देओल ने यह ऐलान किया है कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें राजनीति की दुनिया रास नहीं आई। ये बयान उन्होंने ऐसे समय पर दिया है जब मुंबई में उनका एक बंगला नीलाम होने की कगार पर है, क्योंकि उन्होंने 56 करोड़ का एक बैंक लोन चुकाया नहीं है। लेकिन पहले आप उनका ये विस्फोटक इंटरव्यू देखिए, इसके बाद हम आपको इस लोन की पूरी कहानी आपको बताएंगे, इस बंगले की पूरी कहानी आपको बताएंगे जो आज नीलाम होने वाला था। पॉलिटिक्स में एक आउटसाइडर मानते हैं, जिसका एक ऐसा आउटसाइडर जिसका मन नहीं लग रहा है, आ गया है पॉलिटिक्स में लेकिन अभी वैसा मन नहीं लग रहा है, और आपको अभी वहां के जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। नहीं, बात रूल्स ऑफ द गेम नहीं है, बात ये हो जाती है कि आप एक जॉब कर सकते हैं, आप इतने जॉब्स नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ आया था, मैं सोचा था मैं ऐसी चीजें होंगी, लेकिन जो रूट और जिस तरह से चीजें होती हैं वो एज एन एक्टर भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज लोगों का प्यार इतना है। और यहाँ पर मैं अपने आप जो मेरा दिल करे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं ना करूँ और मैंने कह दिया मैं कर रहा हूँ,
तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। बेसिकली यू आर टू गुड फॉर पॉलिटिक्स, आई वुड से दैट। इसीलिए आप लोकसभा में भी नहीं जाते, वहां आपका मन नहीं लगता होगा। मैं अभी देख रहा था आपकी सिर्फ 19% आपकी अटेंडेंस है। देखिए, मेरी बात अटेंडेंस से नहीं होती, मेरी बात इन सब चीजों से नहीं होती। मेरे को तो हमेशा बस यही सोचता हूँ, जब मैं जाता हूँ वहां पर और मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ के देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, सब पार्टी के लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ कैसे बिहेव करते हैं, और हम दूसरों को बोलते हैं कि वैसे मत बिहेव करो। तो एटलीस्ट वी शुड हैव एन एटिकेट ऑफ हाउ वी डू एंड व्हाट वी डू। सो जब वो चीजें नहीं दिखती तो लगता है कि मैं तो वैसा नहीं हूं, तो मैं कहीं और ही चला जाऊं जहां मैं एंजॉय कर पाऊं और मैं वो देख पाऊं जो मैं देखना चाहता हूं। कि 2024 का चुनाव आप दोबारा लड़ेंगे? मैं तो नहीं अभी कोई चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा चुनाव सिर्फ एज एन एक्टर रहेगा, और मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं देश सेवा करूंगा, जो मैं करता आ रहा था। और मुझे अभी यकीन है कि व्हाट आई कैन गिव टू द यूथ, टू द कंट्री, इज बीइंग अ गुड एक्टर एंड ब्रिंगिंग आउट गुड प्रोजेक्ट्स। फंस गए हैं आप राजनीति में आके? आपको ऐसा लगता है कि फंसा हुआ एकदम? आई थिंक हमारी फैमिली को सूट नहीं करता। तो बीजेपी अगर आपको, पापा थे, उसके बाद मैं हूँ। हाँ, तो जब आप आ रहे थे और आपको बीजेपी ने टिकट ऑफर किया, तो धर्म जी ने आपको समझाया नहीं? देखिए, इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नहीं, उतना बोलिए जितना आप चाहते हैं कि जनता जाने आपसे। नहीं, जनता को पता है हम कौन है, जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं। जनता तभी हमसे प्यार कर रही है, चाहे हम जहां मर्जी हैं, उन्हें पता है हम किस तरह के इंसान हैं। तो बीजेपी अगर आपको कहती है चुनाव लड़ने के लिए अगली बार, तो आप मना कर देंगे? कोई भी देखिए, मैं जो नहीं कर सकता वो मैंने देख लिया, मैं आगे वो नहीं करना चाहता, तो ये मेरी मर्जी है। तो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये है कि सनी देओल ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सनी देओल 65 वर्ष के हैं और पंजाब के गुरदासपुर से वो बीजेपी के सांसद हैं, और वर्ष 2019 में उन्होंने 82,000 वोटों से ये लोकसभा का चुनाव जीता था। और ये गुरदासपुर जो जगह है, ये वही जगह है जहां से एक जमाने में मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी सांसद हुआ करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उसके बाद फिर ये सीट खाली हुई थी। और कुछ समय के बाद 2019 में बीजेपी सनी देओल को लेकर आई, और फिर सनी देओल ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन उन पर यह आरोप लगता था कि सनी देओल गुरदासपुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, गुरदासपुर कभी आते नहीं हैं, और लोकसभा में भी जो उनकी अटेंडेंस है वो बहुत ही कम रही, और उनका जो पार्टिसिपेशन है लोकसभा में वो बहुत ही मामूली या ना के बराबर था। इसलिए बार बार ये मांग उठ रही थी कि वो एक सांसद के तौर पर नाकाम हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि अगली बार बीजेपी उन्हें टिकट ना दे। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी कुछ करती, सनी देओल ने सीधी बात के इस इंटरव्यू में खुद ही यह कह दिया कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्हें यह राजनीति पसंद नहीं आई, और अब वो सिर्फ फिल्मों में ही गदर मचाना चाहते हैं, फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन इस समय सनी देओल के एक बंगले को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, जिसे बैंक का लोन नहीं चुकाने पर जो एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने नीलाम करने का एक विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन आज ही इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है, और किसी तरह से सनी देओल ने अपने इस बंगले को कुछ और दिनों के लिए, कुछ और समय के लिए बचा लिया है। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना पुराना नीलामी वाला आदेश वापस लेना पड़ा, और कहना पड़ा कि सनी देओल के जुहू में, मुंबई के जुहू में उस बंगले को नीलाम अभी नहीं किया जाएगा, जिसका विज्ञापन एक अखबार में प्रकाशित हुआ था। जिस लोन की वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो लोन सनी देओल ने वर्ष 2016 में लिया था। उस समय सनी देओल एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जुहू का बंगला गिरवी रखकर 56 करोड़ रुपए का लोन लिया, और बैंक का कहना है कि यह लोन दिसंबर 2022 में एक एनपीए में तब्दील हो गया, क्योंकि उन्होंने इसकी किस्त देना बंद कर दिया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जिस पर बैंक को पिछले 90 दिनों से ना तो कोई ब्याज मिल रहा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट उसका भरा गया है। सनी देओल ने पिछले साल जब इस लोन की किस्तें बैंक को देना बंद कर दिया, तब दिसंबर 2022 में उनके द्वारा लिए इस लोन को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। बैंक ने कुछ दिन इंतजार किया, कुछ महीने, और जब सनी देओल नहीं आए
उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया, तो बैंक ने विज्ञापन निकाल दिया अखबार में कि अब हम इस बंगले को नीलाम कर देंगे क्योंकि यह बंगला उनके पास गिरवी है। अब जब कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक अपने पैसे की रिकवरी के लिए उस चीज को नीलाम करता है जो चीज लोन लेते समय लोन लेने वाले ने गिरवी रखी होती है। क्योंकि सनी देओल ने जुहू के इस बंगले को गिरवी रखा था, इसलिए बैंक ने 20 अगस्त को अखबार में विज्ञापन जारी कर दिया और कहा कि वो इस बंगले को नीलाम कर रहे हैं और 14 सितंबर को यह बंगला बैंक के कब्जे में चला जाएगा। इस विज्ञापन में सनी देओल के पिता और मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम था, क्योंकि लोन लेते समय सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल ने बैंक में अपनी गारंटी दी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के कल के विज्ञापन के मुताबिक 25 सितंबर को सनी देओल के इस 600 वर्ग मीटर में फैले बंगले की नीलामी होनी थी, लेकिन एक दिन बाद आज इस फैसले को बदल दिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि टेक्निकल रीजन से वो इस नीलामी के फैसले को वापस ले रहा है। हालांकि इस फैसले पर जब विवाद बढ़ा तो बैंक को एक और बयान जारी करना पड़ा और उसके पीछे अब बैंक 3 वजह बता रहा है। पहली वजह यह कि सनी देओल ने बैंक से खुद संपर्क किया है और कहा है कि वो इस लोन को अब चुका देंगे, इसलिए बैंक ने भी नीलामी का नोटिस वापस ले लिया। दूसरा, बैंक ने यह भी कहा कि उसके पहले के नोटिस में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि कुल कर्ज में से कितना अमाउंट अभी सनी देओल ने नहीं चुकाया है, यानी बकाया कितना है। और तीसरी बात यह कि बैंक ने कहा उसने बंगले के फिजिकल पोजीशन के लिए जो अर्जी दी थी वो भी लंबित है, इसलिए बंगले की नीलामी के आदेश को अभी वापस ले लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर सनी देओल की टीम की तरफ से यह बयान आया है कि सनी देओल बैंक को लोन की रकम चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी लंदन में है, इसलिए जब वो भारत आएंगे तब इस पर अलग से कोई बयान जारी करेंगे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 अब बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आपने देखा होगा 65 वर्ष की उम्र में सनी देओल ने जबरदस्त कमबैक किया है। उनकी गदर 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अब तक गदर 2 लगभग 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और दूसरे हफ्ते में वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में गदर 2 ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया है और बाहुबली और KGF 2 जैसी फिल्मों के लिए के भी जो रिकॉर्ड थे उन्हें तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जो बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर हैं नितिन देसाई, उन्होंने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो अपने स्टूडियो के लिए लिया गया बैंक का लोन चुका नहीं पा रहे थे और जब लोन देने वाली कंपनी ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि वो उनके स्टूडियो को बेच देंगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सनी देओल के बंगले को नीलाम करने का विज्ञापन कल एक राष्ट्रीय अखबार में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो विज्ञापन वापस ले लिया गया और इसका कारण दिया गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो विज्ञापन जो है वापस पीछे लिया जा रहा है। सनी देओल ने 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा से एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कर्ज लिया था और जिसकी किस्तें वो चुका रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से उस लोन की ना तो किस्त अदा की गई और ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही उसका ब्याज, और जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल ये सनी विला के ऑक्शन के लिए पेपर में इश्तिहार दिया था। मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको फिर से सुनने का इंतजार करें।